अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम बात कर रहे थे इंक्रीज स्वेटिंग के बारे में। ठीक है कि अगर स्वेटिंग ज़्यादा होगा, पानी निकलेगा आपकी स्किन के ऊपर से, तो आपका जो फीवर है ना वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ये एंटीपायरेटिक एक्शन ऑफ दी एस्प्रिन हो गए। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म थे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये किस तरह से करेगा, तो वही सारा मैकेनिज्म है। इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप करेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन स्टॉप होगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देख ले, इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ब्रेडिकाइनिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड एडीमा फैक्टर। सिंपल बात है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, एडीमा होगा। एडीमा क्या चीज़ होती है, जो फ्लूइड की अकुमुलेशन एक जगह पे हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन में आपको अगर याद हो, हमारा जो हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, ये रिलीज़ होता है ना, और इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज़ होता है। तो ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी स्टॉप करेगा, प्लस ये जो है ना ब्रेडिकाइनिन को भी इनहिबिट करेगा। तो इससे इन्फ्लेमेशन बंद हो जाएगी। अच्छा, यूरिकोसोरिक एक्शन ये किस तरह से करता है, मतलब यूरिक एसिड की सिक्रीशन, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन ये किस तरह से करता है। तो इन लार्ज डोजेज एस्प्रिन इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड एक्ट एज अ यूरिकोसोरिक एजेंट। क्या मतलब है कि जो एस्प्रिन है ना, एस्प्रिन ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन। जो रीएब्जॉर्प्शन न्यूफ्रॉन में हो रही है ना यूरिक एसिड की, वो स्टॉप हो जाएगी। तो जब रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी से क्या होगा, यूरिक एसिड रिमूव होगा हमारे बॉडी से। और ये मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ये जो हमारे पास ये जो वो नहीं होता, मतलब जो ये थायराइड ग्लैंड्स और इसमें ये सारा कुछ मसला आ जाता है ना, तो उसमें हमारे पास ये मैकेनिज़्म यूज़ हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, फार्मेकोकाइनेटिक्स की अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एस्प्रिन है इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स हमारे पास क्या है कि एब्जॉर्ब व्हेन गिवन ओरली फ्रॉम द स्टमक, एब्जॉर्ब होगा स्टमक से, एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। मिथाइल सैलिसाइक्लेट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेक्ट स्किन। इसको जोड़ दे, मतलब ये उसमें वो सैलिसाइक्लेट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है। अच्छा, aspirin is hydrolyzed to salicylic acid and acetic acid by acetate present in the tissues and blood. Salicylic acid is converted by liver to water soluble conjugate that are rapidly clear by the kidneys. अब क्लियर बात ये है कि स्टमक से और इंटेस्टीन से क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, क्लियर, और लिवर में ये क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा। और जब ये मेटाबोलाइज होगा तो ये वाटर सॉल्युबल कंजुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब किडनी इसको किडनी में पहुंचेगा तो किडनी से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसका फार्मेकोकाइनेटिक्स है। अच्छा, एट लो डोजेज एस्प्रिन डिक्रीजेज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, एट हाई डोजेज इट इंक्रीजेज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन प्रोमोट्स एस्प्रिन एक्सक्रीशन। जितना भी यूरिन अल्कालाइन हो, पीएच ज़्यादा उसकी, तो एस्प्रिन की जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगी। लेकिन मेन बात आपने ये याद रखनी है कि स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, स्टमक इंटेस्टाइन से, लिवर में ये कन्वर्ट होगा, किडनी उसको रिमूव करेगी। अच्छा, आगे चलते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे वाक़या हैं कि जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेशन में हमारे पास अगर आपको दर्द हो रहा है या आपको फीवर हो रहा है तो आपने इसको यूज़ करना है, और ये ऑलरेडी डिस्कस है। अच्छा, तो एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, फीवर, हेडेक, टूथ, मस्कुलर एंड जॉइंट, गोट, रेमेटॉइड आर्थराइटिस एंड रेमेटिक फीवर, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस क्या है, सैलिसाइलिक एसिड इज़ यूज टॉपिकली। टॉपिकली का क्या मतलब है कि स्किन के ऊपर एज ए ऑइंटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर अच्छा, एज केराटोटिलिक टू ट्रीट कॉन्स
कैलिसिस एंड एपिडर्माफाइटिस। ये कुछ डिजीज़ होते हैं, स्किन डिजीज़, जिसमें हम सैलिसाइक्लिक एसिड यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑइंटमेंट। Methyl salicylic acid is used in the form of ointment and painful muscles or joint। जिस तरह से आपने देखा होगा ना, ये डिक्लोफेनिक और इसमें एस्प्रिन वगैरह की क्या होते हैं, ये जो मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड्स हैं, तो इसमें हमारे पास ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में आते हैं। और अगर आपको मसल्स या कोई जॉइंट्स में दर्द फील हो रहा है तो उसमें हम इसको एज ए ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस क्या है? एस्प्रिन इज़ यूज्ड एज अ प्लेटलेट इनहिबिटर्स। प्लेटलेट क्या करते हैं? अगर आपको वही एक्शन याद हो, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन, थ्रोम्बोसिस को ख़त्म करेगा ना। और थ्रोम्बोसिस मोस्टली क्लॉट जो है ना, वो किस चीज़ से बनता है? प्लेटलेट की वजह से बनता है। क्लियर है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि एस्प्रिन इज़ यूज्ड एज अ प्लेटलेट इनहिबिटर, ये प्लेटलेट को इनहिबिट करेगा। और low doses are used prophylactically to decrease the incidence of myocardial infarction and the transient ischemic attack that are caused by the vascular thrombosis due to platelet aggregation। जब भी ischemic attacks होते हैं, ischemic attack ये कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये वेन आर्टरी है, ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये जब ब्लॉक हो गया है तो यहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? एस्प्रिन को यूज़ करते हैं। या अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का दूसरा नाम है हार्ट अटैक, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? एस्प्रिन आल्सो फैसिलिटेट क्लोजर ऑफ द पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसका दूसरा मैकेनिज़्म है, उसको कभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो बेबी अभी पैदा नहीं होता ना, तो इसके डक्टस आर्टेरियोसिस होते हैं, एक पाथवे है, इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लेकिन वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दिल तो चाह रहा है कि यहाँ पे कर दूँ, लेकिन ये इंडिकेशन, इसका जो मैकेनिज़्म है ना, ये बड़ा लंबा है और ये फिर हमसे ये जो हमारा जो काम है ना, ये रह जाएगा। इंशाल्लाह इसमें हम बात करेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में यूज़ होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। मैकेनिज़्म ये है कि ये डक्ट होता है, उसको ब्लॉक करना है, उसको बंद करना है। तो उसकी बंद करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन की स्टॉपेज जो है ना, मतलब वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी जो है ना, मतलब प्रोडक्शन स्टॉप करनी चाहिए होती है। तो जब वो स्टॉप हो जाती है तो ये जो डक्ट है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन खैर ये आप सर्च कर ले, फिर उसके बाद देख लें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम एस्प्रिन नहीं दे सकते? तो एक कंडीशन ये है कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, जिस तरह हम कहते हैं ना मैदे में जो ज़ख़म होता है, तो अगर उसको में आपको ज़ख़म है तो आपने यूज़ नहीं करना। क्यों? NSAIDs कैन कॉज अल्सर्स बाय इंटरफेयरिंग विद द स्टमक एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड्स। मतलब ये क्या करेगा? While these acids are vital for the digestive process, that can cause damage if the protective barriers of the stomach are compromised। मतलब जो स्टमक होता है ना, मिसाल के तौर पर ये हो गया स्टमक, तो यहाँ पे ये जो HCl रिलीज़ हो रहा है, तो इसके लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं। क्लियर? ये HCl हो गया, तो प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगर यहाँ पे ख़राब हो, ये जो बैरियर्स है अगर ये ख़राब हो, तो हमारा जो HCl है इसकी pH क्या है? ये तो एसिडिक है ना। तो ये क्या करेगा? आपका जो मैदे में ज़ख़म है ना, ये इस HCl की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको पेप्टिक अल्सर है या स्टमक में ज़ख़म है, तो उसमें आप एस्प्रिन यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आज़मा में भी हम एस्प्रिन यूज़ नहीं करते। क्यों? इसकी वजह है, व्हेन मेडिकेशन सच एज NSAIDs और एस्प्रिन ब्लॉक द COX-1 एंजाइम। अब ये क्या करेगा? आज़मा में हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि जो NSAIDs है ना, इसमें जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का क्या मतलब हुआ? नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ड्रग्स है वो COX-1 और COX-2 को ब्लॉक करेगा। तो जब ये NSAIDs, ये जो आज़मा COX-1 को ब्लॉक कर देता है, तो प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन एंड सम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज डिक्रीज एंड इन पेशेंट विद एस्प्रिन इंड्यूस आज़मा।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और आज़मा की एस्प्रिन की वजह से आज़मा आ सकती है। अच्छा, दिस रिजल्ट्स इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्रो इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्रिन्स विच कैन कॉज सवेयर एक्सरबेशन ऑफ द आज़मा। क्या मतलब हुआ कि जब मिसाल के तौर पर कॉक्स 1 स्टॉप हुआ तो कॉक्स 1 की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन स्टॉप हो जाते हैं। तो बॉडी ये एज्यूम करता है कि मतलब ये जो मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन रिलीज़ किया था इसकी वजह इसकी काम जो है ना वो सही से नहीं हो रहा, तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्रिन्स को क्या करेगा, रिलीज़, मतलब उससे भी स्ट्रॉन्ग और उससे भी पोटेंट ल्यूकोट्रिन्स और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को रिलीज़ करेगा। तो जब वो रिलीज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से आज़मा आ जाती है। अच्छा, आज़मा क्या चीज़ है, तो यहाँ इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से ये ब्रोंकाई और ये सारा कुछ इस तरह से जो है ना वो हो जाता है। 1 मिनट, ये इस तरह से तंग हो जाता है तो फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है। क्लियर है? इट इज़ एन एलर्जिक, एक एलर्जिक बीमारी है। क्लियर? तो आज़मा और वो जो होती है ना क्या है पेप्टिक अल्सर, उसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम देख लें तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास है मेटाबॉलिक। अगर साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि अनवांटेड रिस्पॉन्स। तो मेटाबॉलिक में अगर हम देख लें तो मेटाबॉलिक में क्या है, इट कॉजेज हाइपरथर्मिया व्हेन टेकन इन टॉक्सिक डोजेस। टॉक्सिक अगर आप अपने डोज से ज़्यादा इसको लेंगे तो इसका काम नॉर्मली ये है कि आपकी जो टेम्परेचर है उसको डाउन करें, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा डोजेज में लेंगे तो आपका टेम्परेचर हाई होगा। क्लियर? रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड रिस्पायरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में डिटेल में नहीं जाती क्योंकि ये एक ब्लड पीएच की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो मतलब ये है कि जो ब्लड है उसमें पीएच डाउन हो जाएगा, बॉडी में एसिडोसिस के हालात आ जाएंगे। क्लियर है? और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का तो मैकेनिज़्म सिंपल है कि रिस्पायरेटरी डिप्रेस होगा, सांस लेने में दुश्वारी आ सके, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होना। अबाउट 15% पेशेंट डेवलप एलर्जी टू एस्प्रिन। मतलब क्या है, 15% पेशेंट जो होते हैं उसमें एलर्जी हो जाती है जब वो एस्प्रिन खा लेते हैं। तो कभी कभार इस तरह होता है। टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ माइल्ड सैलिसाइक्लिक एसिड इंटॉक्सिकेशन। सिम्टम्स क्या होते हैं? टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि कभी कभार आप ड्रग लेते हैं वो उल्टा असर करता है और वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उससे जहर बन जाता है, सिंपल। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमारे पास हेडेक है, कन्फ्यूजन है, डेफनेस, रिंगिंग इन द एयर, डिमनेस ऑफ विजन, मतलब एक ब्लरनेस आ जाएगी, स्वेटिंग, हाइपर वेंटिलेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। ये टॉक्सिसिटी की साइन एंड सिम्टम्स। लेकिन आपने बस सिंपल याद रखना है मेटाबॉलिक, रिस्पायरेटरी जो हाइपरथर्मिया कॉज करती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जीआईटी पे क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं? तो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आ सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी आ सकती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो हमारा एनसेट का पहला ड्रग है एस्प्रिन, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दूसरे ड्रग को जिसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, पैरासीटामोल ख़ुद क्या चीज़ है, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, ये सारे कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक ड्रग को सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। जितने भी फार्माकोलॉजी की स्टूडेंट्स हैं जो बीएस के हैं या डिप्लोमा के हैं, उनके साथ आप ये लोग शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।